हाँ तो नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग लगन और मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि जब से आप लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन आया है, आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं एग्ज़ाम को लेकर के और एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छी तरह से जुटे हुए हैं और आप लोग घर पर बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ये मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग अपने घर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समास को पढ़ने जा रहे हैं और समास के आज के क्लास को कर लेने के बाद समास का एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और 100% आप समास के सवाल को सॉल्व करके आइएगा और वह सवाल आपसे गलत नहीं बनेगा। आज के क्लास में हम लोग समास को कुछ ट्रिक के द्वारा भी सीखेंगे। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं, धीराज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है बच्चों, समास किसे कहते हैं। हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी के अंतर्गत आने वाले समास को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, समास संस्कृत में भी समास का वर्णन है, हिंदी में भी समास का वर्णन है। तो हम लोग आज के क्लास में हिंदी के समास का वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों कि समास। तो आपको कहना है कि समास, अगर आपसे पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। तो देखिए, कहा दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहा जाता है। क्या बताया बच्चों कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहा जाता है। अगर इसका दूसरा परिभाषा देखा जाए, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनाता है तो उसी मेल को समास कहा जाता है ना। तो क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उसी मेल को हम लोग समास कहेंगे। समास का अर्थ या समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात समास का अर्थ होता है छोटा कर देना, संक्षिप्तीकरण कर देना। समास में दो पद होते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद या अंतिम पद कहा जाता है। आपको याद रखना है कि समास में दो पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद जिसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरा होता है बच्चों उत्तर पद, जिसको हम लोग अंतिम पद या उत्तम पद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला बात है बच्चों कि बोलचाल की भाषा में हम लोग समास के बारे में क्या कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि समास किसे कहते हैं तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे समास के बारे में अगर पूछा जाए तो समास के बारे में उदाहरण में क्या देंगे, माता पिता, राजपुत्र, चंद्रमुखी, बीना पानी, लंबोदर आदि। ये सब क्या है बच्चों, समास के उदाहरण हैं। अब जानेंगे बच्चों समास की विशेषताएं।
समास की कुछ विशेषताएं होती है, समास की कुछ गुण होते हैं, समास की कुछ विशेषताएं होती है। तो समास का विशेषता क्या है? तो देखिए, पहला विशेषता है इसमें दो पदों का मेल या योग होता है। समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होगा या दो पदों का योग होगा। दूसरा नियम है, दूसरी विशेषता है बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाता है या एक नया पद का रूप धारण कर लेता है। हम कहेंगे कि समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाता है या एक नया शब्द का रूप धारण कर लेता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इनमें दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप माने गुप्त हो जाता है, छुप जाता है, हट जाता है। हम कहेंगे कि समास में दो पदों या दो शब्दों के बीच जो विभक्ति रहती है उसका वो लुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है या गुप्त हो जाता है। चौथा है बच्चों, इसमें कभी पहला पद, कभी दूसरा पद या कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। समास में ऐसा देखा गया है कि कभी पहला पद प्रधान हो जाएगा, कभी अंतिम पद प्रधान हो जाएगा, तो कभी दोनों पद प्रधान हो जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है बच्चों कि समास का विग्रह होता है। अगर कोई समास है तो उसका विग्रह हो जाता है। अगर हम बात कर लें संधि का, तो संधि का विच्छेद होता है, वहीं समास का विग्रह होता है। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। छठा पॉइंट है, इसमें संधि भी हो सकती है किंतु अनिवार्य नहीं है। समास में संधि भी हो सकती है परंतु अनिवार्य नहीं है कि समास में संधि हो। ठीक है, यह समास में संधि हो सकती है, समास में संधि होती है, यह कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन संधि में समास भी हो सकती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि समास में संधि भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे समास हैं इसमें शब्दों का मेल संधि की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि समास में समस्त पद और समासिक शब्द होता है। समस्त पद और समासिक शब्द होता है। तो क्या है समस्त पद या समासिक शब्द? ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही समस्त पद कहा जाता है। कि जब कोई दो या दो से अधिक पद मिलता है और मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है तो उसी शब्द को हम लोग समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समस्त पद कहते हैं। इसे समासिक शब्द भी कहा जाता है और उसी नए शब्द को हम लोग समासिक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे अगर समझे रसोई के लिए घर, तो इससे बना रसोई घर। ठीक है, तो रसोई घर आपका समस्त पद हो गया, समासिक शब्द हो गया। राजा का पुत्र, उसको हम कह सकते हैं राजपुत्र, तो राजपुत्र आपका क्या हो गया? समासिक शब्द या समस्त शब्द हो गया। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों समास विग्रह। समास विग्रह कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मिले हुए शब्द को अलग करना अर्थात पृथक करना ही समास विग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब दो पद या जब दो शब्द मिले रहते हैं तो उन मिले हुए रूपों को अलग कर देना ही समास विग्रह कहलाता है ना। अर्थात क्या कहा बच्चों? फिर से देखिए कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिले हुए शब्द या दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से बने हुए शब्द को अलग करना या पृथक करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए याद रखना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहां पर आया है, क्या है? तो समास के 6 भेद होते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है समास के 6 भेद होते हैं। पहला है बच्चों अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। बच्चों द्विगु समास इस तरह से लिखा रहेगा और द्वंद्व समास इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, टाइप में प्रॉब्लम हुआ है, फॉन्ट का इसमें प्रॉब्लम है। तो ये हो गया द्विगु समास और ये हो गया बच्चों द्वंद्व समास। ठीक है,
ध्यान दीजिए। तो अवयवी भाव समास के बारे में एक बात जानेंगे कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद। और तत्पुरुष समास की जब बात करेंगे इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। और द्विगु समास में होता है बच्चों प्रथम पद संख्यावाचक, याद रखना है। और द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अब तीसरा है बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का वर्णन होता है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में होता है कोई पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं, ठीक है। तो ये 6 का जो आपका 6 समास है आप लोग यहीं पर समझ सकते हैं कि किसमें क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग और विशेष जानकारी लेंगे। अवयवी भाव समास में क्या होता है, तो प्रथम पद प्रधान। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान। और द्विगु समास में क्या होता है, तो प्रथम पद संख्यावाचक हो जाता है। और द्वंद्व समास में क्या हो जाता है, दोनों पद प्रधान। और कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमान उपमेय का वर्णन होता है, उपमान उपमेय का विशेष का वर्णन होता है। और बहुब्रीहि समास में होता है बच्चों कोई भी पद प्रधान नहीं, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 6 समास आपको याद हो गया होगा। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बच्चों अवयवी भाव समास के बारे में हम लोग जानेंगे। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, तो अवयवी भाव समास के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद, प्रथम अर्थात पहला प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है ना। हम लोग क्या कहेंगे, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। आपको शॉर्ट में ये पूछ सकता है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान वाले समास को क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए तो क्या कहा, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे आमरण, आमरण अर्थात मरण प्रयत्न, मरण प्रयत्न। यथासंभव अर्थात समय के अनुसार, समय के अनुसार का अर्थ क्या बन जाएगा, यथासंभव। दिन दिन, दिन दिन का क्या बनेगा, प्रतिदिन। बिल्कुल साफ से क्या बनेगा, साफ साफ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन प्रयत्न या जीवन भर। घर घर अर्थात प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। इन सब में बच्चों प्रथम पद की प्रधानता है, प्रथम पद की प्रधानता। जैसे अगर हम बात कर लें, साफ है तो बिल्कुल की प्रधानता है, शक्ति के अनुसार तो शक्ति की प्रधानता है, जीवन भर में जीवन की प्रधानता है, प्रत्येक घर में प्रत्येक की प्रधानता है, रात ही रात में रात की प्रधानता है, दिन दिन में दिन की प्रधानता है, समय के अनुसार में समय की प्रधानता है, मरण पर्यंत में मरण की प्रधानता है। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और इसका उदाहरण बच्चों, बाकायदा, कायदे के अनुसार,
आजन्म जन्म पर्यंत, बीचों बीच बिल्कुल बीच में, प्रत्येक एक एक, भरपेट पेट भरकर, बेखौफ बिना डर के, बिना डर के लिए हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, बेखौफ, हाथों हाथ हाथ ही हाथ, यथासंभव जितना संभव हो उसके लिए यथासंभव का प्रयोग करते हैं, व्यर्थ बिना अर्थ का, प्रतिपल हर पल आदि। इसके अलावा बच्चों अव्ययीभाव समास का उदाहरण और हम कह सकते हैं दिना दिना, नुदीन, बराबर, हाथों हाथ, ये सब अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का एक शब्द बच्चों आपको याद रखना है, तो वो क्या है बच्चों कि अव्ययी भाव समास के समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है, कि अव्ययी भाव समास का जो शब्द रूप, अव्ययी भाव समास का जो समासिक शब्द होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, नोट में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि अव्ययी भाव समास में समासिक शब्द अव्यय बन जाता है, कि जो भी समासिक शब्द होता है वो अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला समास है बच्चों तत्पुरुष समास का। अगला समास है तत्पुरुष समास। अगला समास क्या है, तत्पुरुष समास। अब सबसे पहला चीज तत्पुरुष समास किसे कहेंगे जानना है, तत्पुरुष समास किसे कहेंगे ये जानना है। तो तत्पुरुष समास में है जिस समासिक शब्द का अंतिम उत्तम या दूसरा पद, अंतिम उत्तम या दूसरा पद या खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अर्थात जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा है बच्चों, जिस समासिक शब्द में दूसरा पद प्रधान हो एवं प्रथम पद के कारक चिन्ह, प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है या लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे बात करेंगे बच्चों राजकन्या अर्थात राजा की कन्या, तो राजा की कन्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो राजा की कन्या से बन जाएगा राजकन्या। राजमंत्री अर्थात राज की मंत्री हो जाएगा राजमंत्री। अगला बच्चों वात से पीत कहलाएगा वात से पीत अर्थात वात पीत। अगला बच्चों रेखाओं से अंकित बन जाएगा रेखांकित। गंगा का जल हो जाएगा बच्चों गंगा जल। गुण से हीन हो जाएगा गुणहीन। धन से हीन हो जाएगा धनहीन। अगला विद्यार्थी हो जाएगा विद्या का अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी। कुल का दीप हो जाएगा कुलदीप। व्याकरण में पटु कहलाएगा व्याकरण पटु। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात टिकने वाला युधिष्ठिर। ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चों कई बार पूछा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। अगला है बच्चों मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, ये क्या कहलाता है मृत्युंजय कहलाता है जिसमें तत्पुरुष समास है। अगला है बच्चों खेचर का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वालों के लिए एक शब्द कह सकते हैं खेचर। अर्थात बच्चों यहाँ देखिए दो या दो से अधिक शब्द मिल गया और एक छोटा सा शब्द बना लिया खेचर, बढ़िया ना, यही आपका समास है। अगला बच्चों सरसीज अर्थात तालाब में पैदा होने वाला सरसीज कहलाता है। ठीक है, मनसीज मन में उत्पन्न होने वाला मनसीज कहलाता है। जलज जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है। मन में उत्पन्न होने वाला मनोज भी कहलाता है जैसे कामदेव। पंकज पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख अर्थ होता है कीचड़, पंख अर्थ क्या होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कहलाता है पंकज। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित जो होता है उसे अकाल पीड़ित कहा जाता है। ऋण से मुक्त उसे ऋण मुक्त कहा जाता है। ऋण से मुक्त को ऋण मुक्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों इसका हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखित के लिए क्या कहेंगे हस्तलिखित। देशभक्त देश का भक्त के लिए क्या कह देंगे बच्चों देशभक्त। राजा का पुत्र के लिए क्या कह देंगे राजपुत्र।
इसके अलावा और भी हमने इसमें बच्चों एग्जाम्पल में डाल रखा है कि तत्पुरुष समास का कौन कौन सा उदाहरण है। जैसे भयभीत कहेगा तो तत्पुरुष समास, मृग शावक तत्पुरुष समास, मन गढ़ंत भी आपका क्या बच्चों तत्पुरुष समास, मार्ग भी है क्या है तत्पुरुष समास, दानवीर क्या है आपको तत्पुरुष समास, शोकाकुल क्या आपका तत्पुरुष समास, काम पीड़ित तत्पुरुष समास, आनंदमग्न तत्पुरुष समास, घुड़दौड़, रसोई घर, घर द्वार, हफन मौला, 31, देह चोर, तुलसी लिखित, रोग ग्रसित, कन्यादान, राजरानी, कपड़छन, वीर पुरुष, न्यायालय, पथभ्रष्ट, ये सारे के सारे बच्चों आपका तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर आज का क्लास आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, विश्वास मानिए आपका कभी भी तत्पुरुष समास से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा और ना ही गलत होगा। बच्चों तत्पुरुष समास का एक पॉइंट और है कि तत्पुरुष समास में कारक का लोप हो जाता है। हमने बताया भी कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे आप यहां देखिए बच्चों, देश का भक्त, तो यहां कारक चिन्ह का आया है, तो देशभक्त जब बना का लोप हो गया। हस्त से लिखित, से कारक है बच्चों, से लुप्त हो गया। राजा का पुत्र में का आपका कारक है, ये भी क्या हो गया लुप्त हो गया। ये तत्पुरुष समास में होता है। अब बच्चों तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया है कि विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विभक्ति के अनुसार जब बात करेंगे तो विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला है बच्चों कर्म तत्पुरुष। पहला क्या है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का मतलब है बच्चों कि जिस तत्पुरुष समास में को अर्थात कर्म कारक को का लोप हो जाता है, उसे हम लोग कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो क्या लिखा गया है, इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह अर्थात को का लोप हो जाता है, मतलब वो लुप्त हो जाता है, छुप जाता है, हट जाता है। जैसे स्वर्ग को गाया हुआ अर्थात स्वर्गगत, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। तो यहाँ को देखिए लुप्त हो गया, को क्या हो गया बच्चों लुप्त हो गया। इसलिए इन सब में कौन सा समास आ गया आपका कर्म तत्पुरुष समास आ गया। अगला है बच्चों करण तत्पुरुष समास। तो इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह अर्थात से या द्वारा का लोप हो जाता है ना। जैसे रेखाओं से अंकित रेखांकित, तो यहां पर से का लोप हो गया। किसका लोप हो गया से का। गुणों से हीन अर्थात देखिए से का लोप हुआ बन गया गुणहीन। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बच्चों संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे बलि के लिए पशु बनेगा बच्चों पशु, बलि पशु। मार्ग के लिए व्यय अर्थात मार्ग व्यय, तो यहां देखिए के लिए का लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि जिसमें के लिए का लोप हो जाए वो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चौथा है बच्चों आपादान तत्पुरुष, कि इसमें आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह अर्थात से, किसका से, वह कैसा से जो अलगाव होता हो अलग होता हो का लोप हो जाता है, तो उसे हम लोग आपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे धन से हीन धनहीन, मतलब धन निकल गया, धन से गरीब है, ठीक है धनहीन। पथ से भ्रष्ट हो जाएगा पथ भ्रष्ट। इन सब में से का लोप हुआ है। किसका लोप हुआ है से का, इसलिए ये सब आपादान तत्पुरुष है। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह जैसे का की के का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विद्या का अर्थी अर्थात विद्यार्थी, यहाँ देखिए का लोप हो गया। कुल का दीप कुलदीप, यहाँ पर बच्चों का लोप हो गया। राजा का पुत्र, यहाँ भी का लोप हो गया। राजा की पुत्री, तो यहाँ पर की का लोप हो गया। देश का भक्त, फिर यहाँ के का लोप हो गया, तो हो गया आपका देशभक्त। तो इन सब में बच्चों के लोप हुआ तो आपका संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में उसके विभक्ति में पे पर का लोप हो जाता है।
में पे पर का लोप हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे व्याकरण में पटु कहलाएगा व्याकरण पटु, उसी तरह आप पर बीती कहलाएगा आप बीती, आप पर बीती से क्या बनेगा आप बीती। तो यहाँ पर बच्चों पर का लोप हो गया, यहाँ पर में का लोप हो गया, तो ये आपका क्या क्या हो गया अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चों तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। अब इससे बाहर आपका तत्पुरुष समास में नहीं पूछेगा। आपका जो भी क्लास हो रहा है इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अगला है बच्चों तीसरा नंबर द्विगु समास। द्विगु समास थोड़ा लिखने में डिफिकल्ट हो गया है, तो यहाँ द्विगु हो जाएगा इसे द्विगु, ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास समझना बड़ा ही आसान होता है, याद रखिएगा। द्वि मना दो, द्वि मना दो, दो क्या है तो दो एक संख्या है, दो क्या है एक संख्या है, क्या याद रखिएगा द्वि का मतलब दो, दो क्या है एक संख्या है। तो आपको डायरेक्ट तो आपको याद रखना है जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो। क्यों कैसे याद रखना है द्विगु, द्विगु मना दो, द्विगु मना दो, दो क्या आपका संख्या है, तो जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो जाए संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है याद रहेगा ना। देखिए जिस समासिक शब्द का प्रथम पद या खंड, प्रथम पद या खंड संख्यावाचक हो, क्या हो संख्या वाला हो, द्वि त्रि चतुष पंच षष्ठ 10 ये सब ठीक है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह, ठीक है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, पंच तत्व 5 तत्वों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, अठन्नी 8 आनों का समूह। तो सब में देखिए कहीं ना कहीं संख्या का मेल है। देखिए तो पहला पद सब में आपका संख्या है, आ रहा है कि नहीं। तो संख्यावाचक शब्द आ जाता है पहला तो आपका द्विगु समास हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अपवाद में आते हैं, ठीक है, जैसे बताएंगे आप लोगों को। चतुर्भुज शब्द। अगला बच्चों त्रिवेणी 3 वेनियों का समूह, तो फिर देखिए 3 आ गया। चौमासा 4 मासों का समाहार, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, त्रिभुवन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार त्रिभुवन के बारे में पूछा गया है कौन समास है, 3 भुवनों का समूह, पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह, चौपाया 4 पायों वाला, तिपहिया 3 पहियों वाली। तो सब में देखिए बच्चों पहला पद क्या आ रहा है संख्या आ रहा है, तो ये सब आपका द्विगु समास है। ठीक है द्विगु समास का कुछ अन्य उदाहरण भी है बच्चों जिसे हम लोग देख लेंगे। इसका अन्य उदाहरण है चवन्नी, चतुर्वर्ण, त्रिफला, पंचानन, चतुर्भुज, नवरत्न, दोपहर, त्रिपाद, पंचाग्नि, त्रिनेत्र, पंचामृत, पंचभूत आदि आदि। ठीक है ये सब आपका क्या है द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा समास द्वंद्व समास की ओर। चौथा समास क्या बच्चों द्वंद्व समास। तो चौथा समास के लिए एक बात, तो चौथा समास के लिए द्वंद्व समास के लिए आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना द्वंद्व। चौथा समास के लिए एक बात याद रखना है, चौथा समास क्या है द्वंद्व। याद रखिए द्वंद्व माने दुविधा, दुविधा। अब ये दुविधा क्या है संकट में फंस जाना। अब यार द्वि माने दो, जैसे मान लिया जाए ये आपके पिताजी हैं, ये आपके माताजी हैं, आप यहाँ पर हैं। ठीक है आपको कहा जाए कि आप किसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप मम्मी से ज़्यादा प्रेम करते हैं कि आप अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आपके मन में जरूर एक दुविधा की बात आ जाएगी।
क्या आ जाएगी दुविधा की बात कि अगर हम मम्मी को ज़्यादा कह देते हैं तो पिताजी हो सकता है दुखी हो जाएंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर पिता की बात कह देते हैं हो सकता है मम्मी दुखी हो जाएगी तो खाना पीना नहीं देगी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में दोनों को कह देना है कि हम दोनों से बराबर प्रेम करते हैं। अर्थात दोनों, द्वंद्व जब आएगा, दुविधा में फंसिएगा तो आपको दोनों को लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान हो जाता है। दुविधा में फंसेंगे तो क्या होगा, माता पिता दोनों को लेकर के चलना है, अर्थात द्वंद्व समास में दोनों ही खंड प्रधान हो जाता है। ठीक, देखिए क्या कहता है, जिस समासिक शब्द का दोनों पद या खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद या दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे बात करेंगे माता और पिता तो हो जाएगा माता पिता। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास में और शब्द का प्रयोग हुआ रहता है, किसका, और का। द्वंद्व समास में इस तरह के हाइफन चित्र का, पर इस तरह से हाइफन लगा होता है, माइनस चित्र जो इसमें दिया रहता है, याद रखिएगा। लोटा और डोरी कहलाएगा लोटा डोरी। नमक और मिर्च कहलाएगा नमक मिर्च। राम और लक्ष्मण कहलाएगा राम लक्ष्मण। घी और शक्कर घी शक्कर। रात और दिन रात दिन। माँ और बाप माँ बाप। सुख और दुख सुख दुख। वेद और पुराण वेद पुराण। भीम और अर्जुन भीमार्जुन। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। लिख देगा भीम और अर्जुन से कौन सा समासिक शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा, भीमार्जुन। नर और नारी तो नर नारी। रोटी और कपड़ा रोटी कपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भला और बुरा भला बुरा। धनी और मानी तो धानी मनी। निशा और दिवस निशा दिवस। गुरु और शिष्य तो गुरु शिष्य। अन्न और जल अन्न जल। भाई और बहन भाई बहन। ठीक है, इससे ज्यादा अब आपका नहीं आएगा। एक और हम कह दें, गौरी शंकर। गौरी और शंकर, ये भी पूछता है, गौरी और शंकर, तो ये कहलाएगा गौरी शंकर गौरी शंकर। ठीक है, इसी तरह कहलाएगा राधा और कृष्ण, तो बन जाएगा राधा कृष्ण। याद रखिएगा, इसमें नोट में है बच्चों कि जिस समासिक शब्द में और शब्द का प्रयोग होता है, किसका, और शब्द का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास। तो देख लीजिए सब में और का प्रयोग हो गया, तो ये सभी क्या है, आपके द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर है हम लोगों का कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, और इसके एग्जाम्पल में लगभग बच्चे जो अच्छी तरह से नहीं पढ़े रहते हैं फंस जाते हैं और वो गलत लगा करके चले आते हैं। कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे पहले कि कर्मधारय समास किसे कहेंगे। तो कर्मधारय समास में बच्चों जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण विशेष विशेषण विशेष विशेषण एवं उपमान उपमेय का बोध हो, विशेष विशेषण उपमान उपमेय का बोध हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अर्थात बच्चों कर्मधारय समास में विशेषता वाली बात हो जाती है ना, किसी का उपमान उपमेय वाली बात हो जाती है, तो उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल। चरण कमल का मतलब हुआ चरण के समान कमल, अर्थात चरण रूपी कमल, है ना, कमल रूपी चरण कहलाएगा चरण कमल। चरण कमल का मतलब हो जाएगा कमल रूपी चरण, अर्थात कमल के समान किसी का चरण। तो कमल चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय। अगला है काली टोपी। काली है जो टोपी, विशेषता बता रहा है, टोपी कैसा है तो काली, तो जगह काली टोपी। कमल नयन, कमल के रूपी नयन। महाशय, महान है जो आशय। महाराजा, महान है जो राजा। महारानी, महान है जो रानी। घन श्याम, घन के समान श्याम। नीलकंठ, बहुत महत्वपूर्ण है, नीला है जो कंठ। नर सिंह, सिंह के समान है जो नर। नराधम, नर है जो अधम।
बुद्धि बल, बुद्धि रूपी बल। महाभारत, महान है जो भारत। महापुरुष, महान है जो पुरुष। भाव सागर, भाव रूपी सागर, भाव सागर। इन सबों में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। पीतांबर, याद रखिए बच्चों, पीतांबर में बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। तो कब होगा दोनों में? ध्यान दीजिएगा, अंतर होता है। पीतांबर में जब कहे पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो आपका कर्मधारय समास पीतांबर हो जाएगा। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो है बच्चों श्री राम भगवान को कहा गया। किसको कहा गया? श्री राम भगवान को कहा गया पुरुषोत्तम। नील कमल, नील है जो कमल, नील है जो कमल। अगला बच्चों कनक लता, कनक मना सोने जैसी लता, सोना गोल्ड, सोने जैसी लता। मृग नयन, मृग जैसा नयन, मृग के जैसा आंख मृग नयन कहलाता है। अध पका, आधा पका हुआ, आधा पका हुआ ही अध पका कहलाता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर अर्थात आकाश, ठीक है। सज्जन, सत है जो जन, सत है जो जन, सज्जन कहलाता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुखी कहलाता है। दहलता, देह रूपी लता, दहलता कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों बहुव्रीहि समास। अगला कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। जिस समासिक शब्द का कोई भी पद या खंड प्रधान नहीं हो, जिस समासिक शब्द का कोई भी पद या खंड प्रधान नहीं हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे देखिए दशानन, दशानन, दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ बच्चों 10 से आपको फंसना नहीं है कि 10 आपका द्विगु समास हो जाएगा, नहीं होगा। 10 है आनन जिसके रावण, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। दूसरा है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन जिसके। हालांकि जब हम लोग बात करेंगे द्विगु समास में तो संख्यावाचक के साथ साथ वो समूह का बोध होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके। हम ये नहीं कहते हैं कि 3 लोचनों का, 3 आंखों का समूह त्रिलोचन, वो नहीं होगा, ठीक है। तो 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव, शिव क्या कहलाएंगे? त्रिलोचन। ये भी आपका बहुव्रीहि समास है। अगला बच्चों चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी कहलाएगा चतुर्भुज अर्थात विष्णु। इनमें बच्चों बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, उदर मना पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात पेट। पीतांबर, देखिए बच्चों कर्मधारय में भी पीतांबर है और बहुव्रीहि में भी पीतांबर है, अर्थ दोनों का अलग है। पीला अर्थात पीत अंबर जिसका, अर्थात पीला अंबर जिसका है वह पीतांबर कहलाएगा अर्थात विष्णु। यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु भगवान को चक्रपाणी भी कहते हैं। अगला बच्चों चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली जो स्त्री, वही आपका क्या कहलाएगा? चंद्रमुखी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। देखिए नीलकंठ आपका कर्मधारय भी आया था, नीलकंठ आपका बहुव्रीहि में भी आएगा। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, हो जाएगा आपका शिव। हालांकि ये आपका कर्मधारय समास है, ये आपका कर्मधारय समास है, गलती से आ गया आप। दिगंबर, दिक मना दिशा है अंबर जिसकी अर्थात नग्न शरीर है ना, नग्न शरीर वाले व्यक्ति दिगंबर कहलाते हैं। पंचानन, 5 है आनन जिसके अर्थात शिव। अगला है गजानन, गज जैसा है आनन जिसके अर्थात गणेश। मृग, मृगन यानी मृगन, मृग जैसे नयनों वाली मृगन नयन कहलाएगा अर्थात स्त्री। मृग लोचनी अर्थात मृग जैसी लोचने वाली मृग लोचनी कहलाएगी।
चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। सतसई, 700 दोहों वाली। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। वंशीधर, वंशी को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण। बीना पानी, बीना है पानी हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर अर्थात सिर पर जिसके अर्थात शिव। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र, सहस्त्र है बाहु जिसके अर्थात दैत्यराज। अगला बच्चों द्विरथ, द्विरथ मतलब द्वि है रथ, रथ जिसके, रथ मतलब दांत, दो दांत है जिसके, तो हाथी। ये सब आपके बच्चों बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका, तो मेघनाद, इंद्रजीत, धर्मात्मा, सुलोचना, चारपाई, नीरज, वारिज, जलज, तिमंजिला, बंशीधर आदि। ये सब में बच्चों तत्पुरुष समास, सॉरी इन सबों में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास के ये सारे उदाहरण हुए। इसके अलावा बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद। ठीक है, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद में पहला ही भेद बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है नज समास। क्या नाम है? नज समास। तो ध्यान दीजिए, नज समास किसको कहते हैं? अभाव या निषेध के अर्थ में किसी शब्द या पद से पूर्व और अन या ना गैर लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे हम लोग नज समास करते हैं। अर्थात जिसमें अ का, जिसमें ना का प्रयोग हो जाए, नहीं का प्रयोग हो जाए, है ना, उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? अ या अन लगाते हैं, ना या गैर लगा देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग नज समास कहेंगे। जैसे अधर्म मन धर्म नहीं, अपूर्ण मन पूरा नहीं, अनर्थ मन अनर्थ, अनाचार, अनुत्तीर्ण, असंभव, आकार्य, असुंदर, नालायक, नालायक, अगला नाजायज, अनदेखा, अनहोनी, गैर हाजिर, गैर वाजिब, अनिष्ट आदि आदि। ये सभी बच्चे आपका क्या है? तो नज समास के उदाहरण है। अगला है बच्चों अलुक तत्पुरुष समास। अलुक, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात टिकने वाला। दूसरा मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, सरसीज, तालाब में पैदा होने वाला। मनसीज, मन में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो ये सारा चीज बच्चों आपको क्या है? अलुक तत्पुरुष समास में कहलाता है, क्योंकि इसके प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, इसलिए इसे अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। चलिए अगला है बच्चों और लास्ट है उपपद तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में कोई पद उपपद या उत्पन्न वाला हो, जिसमें कोई पद उत्पन्न वाला हो जाए उसे हम लोग उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलज, जलज की अगर हम बात करें तो जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है। मनोज, मन में उत्पन्न होने वाला भी मनोज कहलाता है। पंकज, पंक मन कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज कहलाता है। कुंभकार, कुंभ बनाने वाला या कुंभ उत्पन्न करने वाला कुंभकार कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये आपका बच्चों तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण थे। तो आज के क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग समास को देखें और इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिए 9973239021 पर। और बच्चों फटाफट इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में समास के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे की चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।